नमस्ते बच्चों, आज ये केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर है। हमने अब तक आपको जो भी पढ़ाया है फिजिकल केमिस्ट्री में, मैंने आपको ओवरऑल 100% पढ़ाया है आपको, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है और प्लस एकेडमिक एग्जाम्स के लिए भी है। और आज इसका आखिरी लेक्चर है, इसमें हम तो इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात करेंगे। फर्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और सेकंड है आपका मॉलिक्यूलरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पॉइंट आउट करना है। आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन ये एंजॉय करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन the order of the reaction and the molecularity। जैसा कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है माय डियर, कि ये जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम सबसे पहली बात ये जानते हैं कि यदि कोई हमारा केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा है, तो यदि आप रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, यदि आप रेट लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका एक रेट का एक्सप्रेशन जो आता है उसमें रिएक्टिंग स्पीसीज के कंसंट्रेशन के पावर होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं। वो वैल्यू आपका 1, 2, 0, हाफ, 3/2, फ्रैक्शन में, होल नंबर में 0, ये सारे कुछ हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। तो वो जो आपका पावर होता है, एक्सपोनेंट्स होता है, उसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मगर यदि हम आपसे बात करना चाहें दूसरा जो कि मॉलिक्यूलरिटी है, तो वो क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस में एक साथ कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं। जो एलिमेंट्री स्टेप्स की बात हम लोग करते हैं, वो एलिमेंट्री स्टेप क्या है, ऐसा देखा गया है कि कोई केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में आपका कंप्लीट नहीं हुआ, मोर देन 1 स्टेप्स लग गए उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में। तो कोई खास स्टेप में जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, उस खास स्टेप में वो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपको कहलाते हैं आपको मॉलिक्यूलरिटी। तो आइए, हमने 2 बात सीखा है, एक को आप कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दूसरे को आप कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट की मदद से कैलकुलेट करते हैं और मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। याद कीजिए, ये जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है, आपका 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मगर मॉलिक्यूलरिटी के बारे में जरा सोच के बताइए मुझे। हमने बोला मॉलिक्यूलरिटी है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली इन द एलिमेंट्री स्टेप। तो कोई हमारे पास एलिमेंट्री स्टेप है, कोई रिएक्शन का एक पर्टिकुलर स्टेप है, उस स्टेप में कोई खास स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी। तो माय डियर, मॉलिक्यूलरिटी की बात जब हम लोग करते हैं तो एकदम तय है कि वहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आते हैं जो आपस में कोलाइड करते हैं। आइए हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या 0 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर सकते हैं एक साथ? नहीं, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि -5 मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो कोलाइड किया है? नहीं, यानी कि निगेटिव वैल्यू भी नहीं होगा।
3.5 मॉलिक्यूल 2.5 मॉलिक्यूल से कोलाइड किया है? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते माय डियर। इसलिए आपको मैं बताऊं कि जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है हमेशा होगा होल नंबर, हमेशा होगा पॉजिटिव, ये कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पे आपको समझ में आता है। देखिए हमने लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी के साथ हम डिबेट करवा रहे हैं, यानी कि कंपैरिजन करवा रहे हैं। आइए हमने लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने लिखा है मॉलिक्यूलरिटी। याद कीजिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में लिखा जा रहा है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स। याद कीजिए हमने आपको बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। याद कीजिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख कर समझाऊंगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और ये हमारे पास रिएक्टिव स्पीशीज का कंसंट्रेशन का पावर m और ये आपका पावर m। इन दोनों पावर को एक्सपोनेंट को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो हमारा कंसंट्रेशन का पावर है, कंसंट्रेशन का पावर है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो मुझे निकलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा मॉलिक्यूलरिटी में उसी चीज को, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है पार्टिसिपेटिंग इन द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन। आप हमसे पूछना पसंद करते हैं कि एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एलिमेंट्री स्टेप वो स्टेप होता है जो आपका कहा जाएगा किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के जो होने की बात है, यदि अलग अलग स्टेप में होता है, डिफरेंट स्टेप में होता है, तो कोई एक जो स्टेप हो गया उसका आप एलिमेंट्री स्टेप के नाम से जानेंगे। इंडिविजुअल स्टेप हो गया, बहुत सारे स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स में कोई अकेले जो स्टेप हम सेलेक्ट करेंगे that will be called elementary step of the reaction. Remember, it is equal to the number of the reacting molecules participating in the elementary step of the reaction. मुझे याद आ गया एक बात और कि आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसमें थोड़ा लंबा जा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें सारा कुछ आपको बताया है। हमने बोला है कि कोई भी चीज इसमें जो है ओवरलुक करके हम आगे नहीं जा सकते। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, मगर सिलेबस के हिसाब से भी ये सबसे ज़्यादा होता है, इनऑर्गेनिक सबसे कम होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद आपको मैं ये भी बता दूं, फिजिकल में 2 तरह के पैरामीटर्स होते हैं, एक थ्योरी और दूसरा होता है आपका न्यूमेरिकल्स। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में दोनों में आपको वक्त लगता है, मगर यदि आपको केवल थ्योरी है जैसे इनऑर्गेनिक में तो जस्ट आधा समय लगेगा आपको। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है। यदि मैं पहले से बहुत जल्दी जैसे तैसे करके बताता तो शायद आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो कुछ लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। मैं सारे लोगों की तो बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग कितना बेनिफिटेड होते हैं, आई डोंट नो, बट इतना मैं जानता हूँ कि कुछ लोग बेनिफिटेड हैं जो पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही से आपको बताया हुआ है कि ये ऑनलाइन क्लास होता है, केवल उनके लिए है जो एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं, पूछते हैं। और ऑफलाइन क्लास जो है उसमें एवरेज बच्चे को भी
जो है आगे बढ़ाने का काम हो जाता है, क्योंकि आप उतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं घर पे, इसीलिए आपको ऑफलाइन क्लास जो होता है वो बेस्ट होता है। और इसमें आपको जैसे लेक्चर मैं दे रहा हूँ 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, बहुत सारे बच्चे हैं आधे घंटे से जहाँ पार करता है वो उससे क्या होगा देखना पसंद नहीं करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप वहाँ उतना से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। और क्लासरूम में आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्लासरूम में एक अलग टाइप का एंजॉयमेंट होता है, वो क्लास का एंजॉयमेंट होता है, वो मैं इंडिविजुअली सबके घर में नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए आज के जो हमारे पास क्या होंगे बोलिए समय है, उसके अकॉर्डिंगली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसी का सहारा लेकर के आपको पार उतरना है। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए और ध्यान दीजिए और मुझे प्लीज कोऑपरेट कीजिए इस मैटर के लिए कि हम आपकी बात को समझ रहे हैं, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी कट किया हुआ नहीं है पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम कट करेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, आप नहीं समझ सकोगे। इनऑर्गेनिक वाले में है जैसे मेटलर्जी चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में हटा दिया, नो टेंशन एट ऑल, पॉलीमर हटा दिया, नो टेंशन एट ऑल। ये कंप्लीट चैप्टर जब हटाता है तब उस कंडीशन में आपको समस्या नहीं आती, मगर किसी खास चैप्टर में कोई थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर दिया और उसके पहले वाले का यूज है तो फिर आप उसमें हटा नहीं सकते। इसलिए इस बात को थोड़ा सा केयर कीजिए और जो अच्छे से पढ़ते हैं इस बात को ध्यान भी दीजिए। तो देखिए मैंने बोला कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है यह सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स होता है, ये एक्सपोनेंट्स का जो है सम है वो होता है। मॉलिक्यूलरिटी में क्या होगा, it is equal to the number of the reacting molecules participating in the elementary step। वो elementary step क्या है माय डियर, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन मोर देन वन स्टेप्स में एग्जीक्यूट हो रहा है, मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है। अंडर दैट कंडीशन आई जस्ट वांट यू दी individual step or separate steps are called the elementary steps। आइए अब मैंने फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ये देखिए पावर का जो कंसंट्रेशन होता है, ये पावर का कंसंट्रेशन को ऐड कर देते हैं रेट लॉ के एक्सप्रेशन में तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो जाता है। जब हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो कोई खास स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हमारे कोलाइड करते हैं, कोलिजन में पार्टिसिपेट करते हैं, स्ट्राइकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट वेरी नंबर इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। Now we have it is calculated with the help of the experiment। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने आपको शुरुआत में बोला था यदि किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं तो किस कदर हमारा रिएक्शन कार्य प्रभावित होता है, हम इसके बारे में वहां पे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है, थ्योरी से पता नहीं चलेगा। दूसरा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है। इट विल बी जीरो, इट विल नेवर बी जीरो एंड फ्रैक्शनल, ये कभी भी जीरो और फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपसे कोई बोले कि जीरो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किया, इट इज टू मच डिस्गस्टिंग आई टेल यू। 3.5 मॉलिक्यूल 2.5 मॉलिक्यूल से कोलाइड किए, ये भी संभव नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये हमेशा होगा आपका देखिए मॉलिक्यूलरिटी जो है पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते -5 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कोलाइड विद -10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, आप ऐसा नहीं बोल सकते।
मगर ऑर्डर हो सकता है पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करना होगा। इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये सारी बातें हमने आपसे किया है। इसके बाद मैं आपको दूसरी बात करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, आप अच्छे से समझिएगा। कुछ अज्ञान बच्चे जो इस बात को नहीं समझते हैं, उन्होंने एक दो कमेंट किया कि सर मेरा जो है ये पीछे चल रहा है। आपको कैसे मालूम कि पीछे चल रहा है? आपको पहले ये पता है कि आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पहले ये तो पता होना चाहिए। पहले ये पता कीजिए, उसके बाद देखिए। और खास करके वैसे बच्चे जिन्होंने ये भी नहीं जाना है कि एनसीईआरटी में कितने चैप्टर हैं, आप वो कमेंट शेयर करते हैं तो उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है ना। और ये भी मैं नहीं कर सकता कि आपके हिसाब से कट करके मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूँ, नहीं, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एजुकेशन को यहाँ पर जो है आपके प्लेटफॉर्म पे जो है सही रखना चाहते हैं, गलत तरीके से रखना नहीं चाहते। जो आपका यूजीसी ने सिलेबस डिफाइन किया है, उस सिलेबस को निश्चित रूप से हमें पढ़ाना है, क्योंकि हम 1-2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं जो इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से बात करेंगे आपसे। जो एक रेस्पॉन्सिबल आदमी की, एक रेस्पॉन्सिबल टीचर की जो जिम्मेदारी है, मैं वो निभा रहा हूँ। इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए और टेंशन न लीजिए इस बात का कि हमारा चैप्टर कहाँ चल रहा है। ये देखिए कि कौन सा चैप्टर में कितना मैटर है, कितना पढ़ना है, आपको नहीं मालूम, इसीलिए आपको थोड़ा सा क्या होगा, शायद घबराहट होती है, मगर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। देखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमारा लेक्चर है सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिजिक्स में सूडो फोर्स पढ़े हैं, यहाँ सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं। The order of a chemical reaction is condition dependent। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कंडीशनल होता है। कोई सबस्टांस जो एक्सेस में लिया गया है वो हमारे रिएक्शन के रेट को प्रभावित नहीं करता है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी सबस्टांस हमारे केमिकल रिएक्शन में जो एक्सेस है वो हमारे रिएक्शन के रेट को प्रभावित नहीं करता है माय डियर। जो लिमिटेड है, जो कम अमाउंट में लिया गया है, वही हमारे रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। तो आइए, हमने लिखा है द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कंडीशन डिपेंडेंट। लेट अस कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन इन बिटवीन ए एंड बी। हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, ए और बी, दोनों में रिएक्शन करवाना है। ऑफ विच वन इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट एंड अदर इन लिमिटेड अमाउंट। एक को ज्यादा लिया गया है, दूसरे को कम लिया गया है। देखिए हम एग्जांपल्स यहाँ पे रखे हैं। ये है हमारा ईस्टर, शायद आपको याद हो, CH3COOH हो जाता तो एसिटिक एसिड हो जाता, और यहाँ पे है CH3COOC2H5, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। मैं जब इसमें वाटर डाल दूंगा तो बन जाएगा एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। ये बनने जा रहा है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। The substance taken in large excess will not affect the rate of the chemical reaction। वो केमिकल जो बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया गया है वो हमारे रिएक्शन के रेट को प्रभावित नहीं करेगा। हमने रेट के बारे में लिखा है, रेट कांस्टेंट K, और ये ईस्टर है, इसका पावर 1 और ये वाटर का पावर 0। तो ये ओवरऑल ऑर्डर, ये वाटर एक्सेस में है, रिएक्शन के रेट को प्रभावित नहीं करेगा। ओवरऑल ऑर्डर 1 + 0। देखिए ना, ये रेट का एक्सप्रेशन है, इसके कंसंट्रेशन के पावर का हमने सम लिखा है।
मॉलिक्युलरिटी हो गया 2। अब हम मॉलिक्युलरिटी 2 कैसे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड 2। एलिमेंट्री स्टेप जो इसका होगा, इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड 2। अब है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द केन शुगर। केन शुगर किसे कहते हैं? शुगर, टेबल शुगर, जो आप क्या करते हैं, चीनी खाते हैं, टेबल पे रखते हैं जब आपको किसी खाने में कम होता है तो ये केन शुगर का फॉर्मूला है। इसको वाटर से रिएक्ट करवाए एसिड के प्रेजेंस में, ध्यान दीजिएगा, तो ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है। बायो वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज बोलिए या केन शुगर बोलिए, आपको ग्लूकोज देने वाला है और फ्रुक्टोज देने वाला है। बोथ ऑफ द अबव रिएक्शंस आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जितना आपने सोचा था उससे क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो उसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने ये सोचा था कि ऑर्डर 2 है, हो गया 1, तो सूडो हो गया, फॉल्स हो गया, झूठा हो गया, लुच्चा हो गया, जो भी बोलिए। बोथ ऑफ द अबव रिएक्शंस आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट में मैंने लिखा है, याद कीजिए, बहुत रिमार्केबल पॉइंट। The alkaline hydrolysis of the ester is an example of second order kinetics. ये जो ester का हाइड्रोलाइसिस होता है बेस के प्रेजेंस में, अल्कली के प्रेजेंस में, यह एक एग्जाम्पल है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। एक्चुअली ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। फर्स्ट आपको दिया हुआ है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस, जो कि मैंने पहले बोला है, जितने भी अल्फा बीटा गामा रे रेडिएशंस निकलने वाले हैं, दे आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बट इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, hydrolysis of cane sugar, then it is also of first order kinetics, and the last choice is alkaline hydrolysis of ester. So this is the example of second order kinetics. So you are given 4 choice and you have to correct only one choice, and the last one is the answer, that is second order of kinetics. तो रिमेंबर, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा होगा अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। द केमिकल रिएक्शंस व्हिच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बिकम्स लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जितना आप चाहते हैं उससे कम हो जाए, आर कॉल्ड द सूडो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसे हम सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आइए, खास करके आपसे पूछा जाएगा, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। तो ये दोनों एग्जांपल होगा ए एंड बी, और यदि कभी पूछ दे, ये कंपटीशन में पूछेगा, आपके 12th की बात ये नहीं है, ये है अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। आइए, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। आपने मेरे से लास्ट लेक्चर में सीखा था टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे रिएक्शन का रेट जो है फास्ट हो जाता है। रिमेंबर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है, ये बात मैंने आपको बताया था। कहता है कि ये रिएक्शन का रेट जो फास्ट हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसके लिए हमारे सिलेबस में 2 थ्योरी पढ़ना है। एक थ्योरी को हम लोग कहते हैं कॉलिजन थ्योरी और दूसरे को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी। तो आइए हम देखते हैं हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले जो टेम्परेचर हैं उसके रिगार्डिंग हमारे पास कौन कौन से थ्योरीज है
जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के बढ़ने को एक्सप्लेन करता है जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहला जो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ वो है आपका कॉलिजन थ्योरी। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कॉलिजन थ्योरी क्या करता है। ये हमारे पास है कॉलिजन थ्योरी। क्या करता है कॉलिजन थ्योरी, जरा ध्यान से सुनिएगा। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन का नंबर बढ़ जाएगा। कब? जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा करने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है द रेट ऑफ द रिएक्शन। देख लीजिए, रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन का रेट को हम R से डिनोट किए हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी collision frequency and is also directly proportional to the temperature. Directly proportional to the temperature. कहता है रेट ऑफ द रिएक्शन, R से डिनोट किया हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के। तो आप हमसे पूछेंगे कि हुजूर ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आइए हम दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं कि ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये हमारे पास है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको Z से डिनोट किया जाता है। हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स यूनिट टाइम इंटरवल में कितनी बार कोलाइड करते हैं, कितनी बार कोलाइड करते हैं, और यूनिट वॉल्यूम में और यूनिट टाइम में हम बात कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आपका यहाँ पर जैसे रिपीट करना। जैसे किसी को खाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसी को स्पंज खाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसी को गुपचुप खाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये फ्रीक्वेंसी डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसे यूजुअली बॉयज में स्वीट्स खाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, और गर्ल्स में गुपचुप खाने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। माय डियर, उसी तरह से मैं फ्रीक्वेंसी वर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी is defined as the number of the collisions taking place per unit volume, per unit time, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? वो नंबर ऑफ कॉलिजन्स है टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इन दी रिएक्शन मिक्सर, इन दी रिएक्शन मिक्सर। अब देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमें डिस्कस करना है
effective and ineffective number of collisions. हमने क्या लिखा है? इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन्स। वो नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो रिएक्शन को स्टार्ट कर दे उसे कहेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन, और उससे कम यदि कॉलिजन हुआ है तो वो आपको रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा, तो उसे बोलेंगे इनइफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन्स। सपोज कीजिए ये दो मॉलिक्यूल के बीच में यदि 10 टाइम्स हो जाता है कॉलिजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि ये 10 टाइम्स हुआ है कॉलिजन तो वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। इस 10 जो नंबर है इसको कहा जाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन। और यदि कॉलिजन 9 टाइम्स ही हुआ, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। 8 टाइम्स ही हुआ, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, तब इसे बोला जाएगा इनइफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन्स। तो हम लिखने वाले हैं द नंबर ऑफ कॉलिजन्स among the देखिए यहां हमने लिखा है the minimum number of collisions among the reacting molecules taking place per unit volume per unit time is called the effective number of collisions. Effective number of collisions only, देख लीजिए, the minimum number of collisions among the reacting molecules taking place per unit volume per unit time is called the effective number of collisions only when it starts the reaction. कब कहेंगे? जब ये रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। माय डियर, यदि नंबर ऑफ कॉलिजन इससे कम है तो उसे कहा जाएगा इनइफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन्स। इफ द नंबर ऑफ द कॉलिजन्स is less than the effective number of collisions, then ध्यान से सुनिएगा, it is called ineffective number of collisions and it will not start the reaction, रिमेंबर मैंने क्या बोला? Effective and ineffective number of collisions. The minimum number of collisions among the reacting molecules taking place per unit volume per unit time
responsible to start the chemical reaction is called effective number of collisions, and the number of collisions less than the effective number of collisions are called ineffective number of collisions. आइए इसके बाद यहाँ पे एक बात जो मैं मैथमेटिकली समझाना चाहूंगा वो आपको मैं लिखने जा रहा हूं, देख लीजिएगा। ध्यान से देखेंगे क्या करता हूं मैं। R इज इक्वल टू जेड ए बी ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये मेरे पास a प्लस बी है, ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये है आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। बाकी सारा आपको पता है, एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्टिवेशन एनर्जी, मोलर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, ये आपको मालूम है। अब देखिए हम फोर्थ नंबर पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन भी हुआ है, फिर भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। फिर क्या वजह थी? आपने तो इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन करवाया बट ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो जरा सोचिए, मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल है ए और बी, और इसका सेंटर ऑफ मास और ये इसका सेंटर ऑफ मास। ये जब कॉलिजन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये देख लीजिए, कर लिया कॉलिजन में पार्टिसिपेट किया, सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर ऑफ मास के एकदम को एक्सियल था, एक ही एक्सिस पर था। समझ रहे हैं? इसको बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। यहाँ जो कॉलिजन हुआ है माय डियर, यह कॉलिजन हुआ है प्रॉपर ओरिएंटेशन में जो होना चाहिए था। मान लीजिए कि कॉलिजन हमारा ऐसा हुआ, ये है मॉलिक्यूल ए और ये है मॉलिक्यूल हमारा बी। देखिए तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कभी भी क्या है, कोलाइड नहीं किया, यानी कि ये तो कॉलिजन हुआ, नंबर तो ये बढ़ा दिया मगर ये प्रॉपर वे में नहीं हुआ। इसको कहेंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि प्रॉपर वे में हमारा कॉलिजन नहीं हुआ। अब सुनिए, यदि 10 कॉलिजन प्रॉपर वे में होता तो प्रोडक्ट बन जाता। यहाँ कॉलिजन तो 10 बार हुआ मगर एक बार मान लीजिए प्रॉपर वे में हुआ, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए कॉलिजन एकदम कोएक्सियली सेंटर ऑफ मास का कॉलिजन होना चाहिए। यदि उससे आपका नंबर वही है और वो आपका सेंटर ऑफ मास से नहीं पेरिफेरली हुआ है, इस तरह से हुआ, जस्ट टच किया है, तब उस कंडीशन में आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। तो हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं थोड़ा सा परेशान हुए इस बात को लेकर कि आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो माय डियर, आपको मैंने बोला यहाँ पर प्रॉपर वे में ओरिएंटेशन नहीं होता है, तो हम लिखेंगे समटाइम्स it is observed that the formation of the product has not taken place
even though the effective number of collisions have taken place. कभी कभी ऐसा देखा गया है माय डियर कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जबकि आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन तो हुआ है। दिस सजेस्ट दैट for the formation of the product, the effective number of collisions must take place in proper way, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। अब चलिए, यानी कि इस तरीके से कॉलिजन होना चाहिए, इफेक्टिव नंबर भी हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो, तभी प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर हमारा रेट लिखा गया, यहाँ पे P हमने लिखा, ZAB सब चीज वही है, e टू द पावर माइनस EA/IT। यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या करता है कि हो सकता है यदि इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन्स हुआ है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने कहाँ देखा कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो प्रॉपर वे में आपका कॉलिजन किया है कि इम्प्रॉपर वे में कॉलिजन किया है। एक तो मॉलिक्यूल उतना छोटा, प्लस किस कंडीशन में वो कर रहा है कॉलिजन, आई डोंट नो, therefore we are unable to judge it how the molecules are going to collide or not. So naturally I tell you, we are unable to say that if the effective number of collisions have taken place, then proper orientation also takes place. हम असमर्थ हैं इस बात को कहने में कि यदि हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन्स हुआ है तो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हुआ होगा। हम नहीं कह सकते ऐसा, हम असमर्थ हैं। यानी कि आपको यहाँ एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाया गया, संभावना बनती है कि शायद आपका रिएक्शन हो जाए यदि इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन्स हुआ है, मगर ये होता कब है, जब आपका यहाँ पर जो कॉलिजन है यह कॉलिजन निश्चित रूप से आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन में हुआ है। तो ये था तुम्हारा कॉलिजन थ्योरी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कॉलिजन थ्योरी के बाद एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी। आइए हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी की। यह एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी क्या करता है, इसका क्या मीनिंग आप कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। आइए एक्टिवेशन थ्योरी। एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी आपने क्या सोचा, यदि कोई हमारे पास रिएक्टेंट है तो फिर ये पहले किसमें बदलता है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स में बदलता है
और तभी प्रोडक्ट में बदलता है। ध्यान से सुनिएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने एनर्जी को रखा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट को, ये रिएक्टेंट है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट है। यहाँ से यहाँ का एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कहा जाएगा, और यहाँ से यहाँ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कहा जाएगा। ये यहाँ से यहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाएगा, और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन कहा जाएगा। इस रिएक्टेंट को एनर्जी देंगे तो ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा, इसको बोलेंगे एक्टिव कॉम्प्लेक्स। यह मैंने यहाँ पर केस फर्स्ट डिस्कस किया है। कहता है रिएक्टेंट को एनर्जी दीजिए, एक्टिव कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा और तभी वो प्रोडक्ट में बदलेगा। अब देखिए यहाँ हुआ क्या है, हमने लिखा है केस फर्स्ट में फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक आपको मैंने बोला है वैसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व करता है, हीट निकलता है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन का और ये बैकवर्ड रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है, लगातार होता है। क्यों? क्योंकि इसको फॉरवर्ड जाने के लिए कम ही एनर्जी की जरूरत है, अब बैकवर्ड आने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है। आप यूं समझें कि हमें इस पहाड़ को क्रॉस करने में इस साइड से कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा और इस साइड से ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो इधर वाले आदमी जल्दी से पहाड़ पे चढ़ जाएंगे और इधर वाले देर से चढ़ेंगे, यानी कि इधर का रिएक्शन स्लो और इधर का रिएक्शन फास्ट। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा, लगातार होगा। अच्छा जी, अब हम डेल्टा H लिखने वाले हैं, HP माइनस HR, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखिए ना, HR ग्रेटर देन HP, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। ये वाली ज्यादा है, ये वाली कम है, तो नेगेटिव वाला ज्यादा, पॉजिटिव वाला कम, तो डेल्टा H का वैल्यू हो गया नेगेटिव, रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। कभी कभी इन दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तीन में से कोई दो दिया रहेगा, डेल्टा H दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये कैलकुलेट करना होगा। तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये वाली ज्यादा, ये वाली कम, तो फिर से हमारा वैल्यू क्या हो गया, देख लीजिए, ग्रेटर देन EF इज इक्वल टू नेगेटिव हो गया। तो ये था तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ग्राफ। अब ये थ्योरी कहता क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, इट डजंट मैटर, रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है, दोनों ही केस में रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ जाइएगा तो आपको शायद क्लियर होगा ये मामला। यहाँ पर भी मैंने वही चीज बोला है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के बाद से चाहे आपका एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा माय डियर, और उस एनर्जी का नाम होगा एक्टिवेशन एनर्जी। ये ग्राफ हमने बनाया है किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए।
और आप घर पे एक्सोथर्मिक के बाद इंडोथर्मिक के लिए आप ग्राफ बना सकते हैं फॉर दी इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है, ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोडक्ट है। देख लीजिए यहाँ क्या लिखने वाले हैं, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हमारे पास है आपका HP, ये है HR, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ये है हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन में ये देखिए यहाँ से यहाँ डेल्टा H है, यहाँ भी यहाँ से यहाँ हमारा क्या था डेल्टा H। ये देखिए, ये देखिए, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या लिखने वाले हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। प्रोडक्ट का ज्यादा, रिएक्टेंट का कम, पॉजिटिव हो गया। और डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड रिएक्शन। निगेटिव, सॉरी, वेरी सॉरी, पॉजिटिव। फॉरवर्ड वाले का एनर्जी है ज्यादा, बैकवर्ड वाले का एनर्जी है कम, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। तो इस तरीके से जो हमारा थ्योरी कहता है, एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको या तो है ना एक्सोथर्मिक की बात कर लो या इंडोथर्मिक की बात कर लो, दोनों केसेस में बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। वो जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उसका नाम होगा एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए मैंने आपको बताया है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। अब सिंबल का मीनिंग समझा दे आपको, EAF और EAB, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन। ये बैकवर्ड के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए। ये है रिएक्टेंट का एनर्जी हीट और ये प्रोडक्ट का एनर्जी। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंक्लूड होता है और इसमें हमने क्वेश्चंस करवाया है। बाकी जो है आप खुद से बनाइए, जो कि डाउट होगा, संभावना बन रही है खुलने की, उसमें फिर आ करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।